जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 की शुरुआत होती है जहां सुगुरु गेटो कहता है, मैं उन गर्मियों के दिनों बहुत बिजी था। शायद पिछले साल हुए लगातार डिजास्टर्स के कारण कर्ड स्पिरिट्स कीड़ों की तरह बढ़ गए थे। उन्हें एक्सरसाइज करना और ऑब्जर्व करना मेरा काम है और मैं ये लगातार करते रहता हूँ। मेरे अलावा कोई नहीं जानता कर्ड स्पिरिट्स का स्वाद कैसा होता है। वो ऐसा होता है जैसे जिस कपड़े से उल्टी साफ की गई हो उसे निगलना। गेटो आगे कहता है, मैंने जो देखा वो कुछ खास नहीं था, वो बस नफरत थी और मैं ये अच्छे से जानता था। इसलिए मैं लोगों की मदद करने के लिए जुजुत्सु सॉर्सरर बना। उसी दिन से मैं ये अपने आप को यकीन दिला रहा था। फिर दो लड़कियां जो कि जुजुत्सु सॉर्सरर होती है, वो एक भूतिया मेंशन में जाती है जहाँ से बहुत लोगों के गायब होने की खबर मिली थी। उनमें से एक का नाम उटा हिमे होता है जो कि सेकंड ग्रेड सॉर्सरर है और दूसरी लड़की का नाम मेमे होता है जो कि फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर है। मेमे उटा हिमे को फर्स्ट फ्लोर पर कर्ड स्पिरिट को ढूंढने को कहती है और वो खुद ग्राउंड फ्लोर में ढूंढती है। उटाही में फर्स्ट फ्लोर के सारे कमरों की जांच कर रही होती है और जैसे ही आखिरी कमरे से बाहर निकलती है वो अपने आप को ग्राउंड फ्लोर में पाती है। मेमे उसे बताती है कि उसने इस जगह से निकलने की कई बार कोशिश की पर उसी जगह पर फिर आ गई। उटाही में ये सुनकर कंफ्यूज हो जाती है, इसलिए मैं उसे जमीन पर पड़ा हुआ सामान और उसका लगाया हुआ मार्ग दिखाकर कहती है वो इनके सामने से 3 बार जा चुकी है। कुछ देर दोनों चलते हैं पर फिर उसी जगह पर वापस आ जाते हैं। उटाही में पूछती है क्या ये बैरियर टेक्निक है। मैं जवाब देती है हाँ और आगे कहती है यहाँ आए लोग भी इसी तरह फंसे होंगे और फिर कर्ड स्पिरिट ने उन्हें मार डाला। तो बताओ उटाही में तुम इस बैरियर को कैसे तोड़ोगी। उटाही में बताती है कि इस कॉरिडोर के शुरुआत और अंत का रास्ता आपस में जुड़ा हुआ है एक सर्कल की तरह, इसलिए हम बार बार एक ही जगह पर आ जाते हैं पर मार्क वाली जगह से लेकर वापस उसी जगह तक का डिस्टेंस हर बार बदलता रहता है, जैसे कभी 157 स्टेप्स और कभी 270 स्टेप्स। अगर हम एक ही डायरेक्शन में पूरी तेजी से भागे तो हम इस बैरियर को तोड़ सकते हैं। मैं कहती है अगर हम दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में भागे तो डेफिनेटली बैरियर टूट जाएगा। फिर उटाही में भागने लगती है और पूरा मेंशन टूटने लगता है जिससे उसे लगता है उसका प्लान काम कर गया। पर तभी वहाँ गोजो आकर कहता है मैं तुम्हें बचाने आया हूँ और दोनों भी आपस में झगड़ने लगते हैं। मेंशन की कर्ड स्पिरिट उटाही में पर अटैक करने ही वाली होती है, तभी दूसरी कर्ड स्पिरिट उसे पकड़ लेती है। गेटो के कहने पर गेटो के पास कर्ड स्पिरिट्स को कंट्रोल करने की कर्स टेक्निक है जिसके लिए उसे उन्हें एक्सरसाइज करके निगलना पड़ता है। फिर वहाँ शोको नाम की जुजुत्सु सॉर्सरर आती है। वो उटाहिमे से कहती है वो बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि 2 दिन से उसे उटाहिमे की खबर नहीं मिली। गोजो बताता है कि उस बैरियर में टाइम बाहर के मुकाबले बहुत धीरे से बीतता है। उटाहिमे और मेमे ने कुछ घंटे ही उस बैरियर में बिताए और बैरियर के बाहर 2 दिन बीत गए। गोजो उस मेंशन को तोड़ने से पहले उस जगह कर्टन डालना भूल गया था, इस कारण उसे उसके टीचर सबक सिखाते हैं। कर्टन्स एक टेक्निक है जो कर्ड स्पिरिट्स को उसी जगह दबाए रखते हैं और कर्टन्स के अंदर क्या हो रहा है वो बाहर वालों को पता नहीं चलता। बाद में गोजो गेटो से कहता है कर्टन्स डालने या ना डालने से क्या फर्क पड़ता है जबकि हम लोग कर्ड स्पिरिट्स और जुजुत्सु सॉर्सरी को नहीं देख सकते। गेटो कहता है हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग के बीच शांति बनाए रखें और जो खतरा वो लोग नहीं देख सकते उससे उन्हें बचाए। गोजो कहता है कमजोरों को बचाना वो थका देने वाला काम है। गेटो कहता है सोसाइटी इसलिए होती है कि कमजोर शांति से जी सके और जुजुत्सु इसलिए है कि वो आम लोगों की रक्षा कर सके। तभी वहाँ टीचर आते हैं और दोनों को बहुत ही अहम मिशन देते हैं जो कि है स्टार प्लाज्मा की रक्षा करना और उससे पीछा छुड़ाना। स्टार प्लाज्मा वो इंसान है जिसके शरीर में मास्टर टेंगन की स्पिरिट शिफ्ट की जाएगी। मास्टर टेंगन के पास अमर रहने की कर्स टेक्निक है पर प्रॉब्लम यह है कि एक सर्टेन एज के बाद मास्टर टेंगन की कर्स टेक्निक उनके शरीर को विकसित करने लगती है जिससे मास्टर टेंगन अपनी इच्छा शक्ति खो देंगे और डिवाइन क्रिएचर बन जाएंगे और हो सकता है वो इंसानों के खिलाफ हो जाए। इसलिए हर 500 साल में टेंगन स्टार प्लाज्मा की बॉडी में शिफ्ट होते हैं। टेंगन जुजुत्सु सोसाइटी के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सारे जुजुत्सु स्कूल्स और हेडक्वार्टर्स के बैरियर टेक्निक की पावर्स मास्टर टेंगन की वजह से ही बढ़ती है। उनके बिना जुजुत्सु सोसाइटी अपना बचाव और अपने मिशंस पूरे नहीं कर सकते। इस बार जो स्टार प्लाज्मा है वो एक लड़की है और 2 ग्रुप्स उसे मारना चाहते हैं जिसमें से एक ग्रुप का नाम कर्ड फ्यूजर ग्रुप क्यू है। वो चाहते हैं कि टेंगन अपनी इच्छा शक्ति खो दे जिससे जुजुत्सु सोसाइटी का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए। दूसरा ग्रुप है स्टार रिलीजियस ग्रुप जो टेंगन को गॉड मानते हैं पर स्टार प्लाज्मा को इम्प्योर और दोनों को मिलने से रोकना चाहते हैं। स्टार रिलीजियस ग्रुप नॉन सॉर्सरर ग्रुप है। टीचर गोजो और गेटो को उस लड़की को बचाकर मास्टर टेंगन के पास पहुंचाने को कहते हैं क्योंकि 2 दिन बाद पूर्णिमा को एक होने वाला रिचुअल होने वाला है। फिर दोनों उस लड़की के घर जाते हैं जहां कर्स यूजर ग्रुप क्यू के 2 लोग
उस लड़की को ब्लास्ट करके मारने की कोशिश करते हैं, पर गेटो उसे बचा लेता है। दूसरी जगह एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है, स्टार रिलीजियस ग्रुप के पास पावर तो नहीं है जुजुत्सु सॉर्सरर से लड़ने की, पर पैसे बहुत है, तो क्या कहते हो जेनिन, तुम स्टार प्लाज्मा को उनके लिए मारोगे? दूसरा आदमी कहता है, अब मैं जेनिन नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पत्नी का सरनेम अपना सरनेम बना लिया है। अब मेरा लास्ट नेम फुशीगोरो है और मैं ये ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ। और यहाँ पर वो लड़की ब्लास्ट के कारण बेहोश हो जाती है। गोजो और गेटो मारने आए लोगों का काम तमाम कर देते हैं। गोजो उस लड़की को उठाकर डॉक्टर के पास लेकर जा ही रहा होता है कि वो लड़की उसे मारने आए लोगों में से एक समझकर गोजो को थप्पड़ मारती है। वो लड़की का नाम रिको अमानाई होता है। गेटो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग उसकी जान बचाने आए हैं, पर वो नहीं मानती और कहती है, तुम झूठ कह रहे हो चोटी वाले, जिससे गुस्सा होकर गेटो और गोजो उसे सबक सिखाते हैं। तभी वहाँ एक लेडी आती है और अमानाई को बताती है कि ये लोग हमें बचाने आए हैं। गोजो कहता है, मैंने सोचा था टेंगेन के साथ एक होने वाले रिचुअल को लेकर ये सेंटिमेंटल होगी, पर ये तो बहुत ही लड़ाकू है। अमानाई कहती है, नासमझ लोग एक होने को मरना समझते हैं, पर एक होने के बाद मैं मास्टर टेंगेन बन जाऊंगी, जिससे मेरा मन और दिमाग मास्टर टेंगेन में जिंदा रहेगा। पर गोजो और गेटो अमानाई की बातों को इग्नोर कर देते हैं। दूसरी जगह फुशीगोरो बोर्ड रेसिंग में बेट लगाता है और स्टार रिलीजियस ग्रुप का ब्रोकर, जो कि फुशीगोरो का पुराना दोस्त है, वो फुशीगोरो से पूछता है, तुम लड़की को मारने की जगह यहाँ क्या कर रहे हो? वो जवाब देता है, मेरा सामना गोजो क्लैन के लड़के से है, अगर मैं सीधे उसके सामने गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए पहले उसे छोटे मोटे गुंडों से लड़ाकर थकाना होगा। मीडिएटर कहता है, तुम कैसे इस तरह सारे पैसों को जाने दे सकते हो? तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए। फुशीगोरो कहता है, चिंता मत करो, मैंने कहा ना, मैं बस उसे थका रहा हूँ। और रही बात पैसों की, सारे पैसे मेरे पास ही वापस आएंगे, इस बेट की तरह। तभी वो बेट हार जाता है। ब्रोकर जाते हुए पूछता है, मेगुमी कैसा है? फुशीगोरो सोचता है और कहता है, वो कौन है? अमानाई के स्कूल के बाहर गोजो फोन पर अपने टीचर से कहता है कि अमानाई को जुजुत्सु हाई लेकर आना ही उसके लिए अच्छा होता, ना कि उसे स्कूल भेजना। टीचर कहता है, ये टेंगेन का आदेश था कि अमानाई की सारी इच्छाएं पूरी की जाए। गेटो कहता है, समझने की कोशिश करो गोजो, रिचुअल के बाद अमानाई टेंगेन बन के अपनी पूरी जिंदगी जुजुत्सु हाई के सबसे नीचे वाले फ्लोर में सभी बैरियर्स की ताकत बढ़ाने में बिता देगी और कभी भी अपनी फैमिली और फ्रेंड से नहीं मिल पाएगी। कुराई कहती है, जब अमानाई छोटी थी तब उसके पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। तभी गेटो गोजो से कहता है, अमानाई की जान खतरे में है, क्योंकि जो कर्स पीरियड्स को गेटो ने अमानाई की निगरानी के लिए रखा था, उन्हें किसी ने एक्सरसाइज कर दिया। फिर तीनों भी अलग अलग होकर अमानाई को ढूंढने लगते हैं। दूसरी जगह फुशीगोरो एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए बोट रेस पर बेट करता है और फोन पर स्टार रिलीजियस ग्रुप के ब्रोकर से अमानाई को मारने के लिए बॉन्टी इशू करवाता है कि जो कोई भी रिको अमानाई को मारेगा उसे 30 मिलियन मिलेंगे। ब्रोकर उसे कहता है, अगर तुम्हारी जगह किसी और ने अमानाई को मार दिया तो तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे। फुशीगोरो जवाब देता है, चिंता मत करो, जब तक वो लड़की गोजो सातोरू के साथ है उसे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि कहीं 100 सालों में वो पहला इंसान है गोजो क्लैन में जिसके पास 6 साइज और लिमिटलेस टेक्निक है। 30 मिलियन के चक्कर में बेवकूफ लोग उस लड़की को मारने की कोशिश करेंगे, जिससे गोजो थकने लगेगा। गेटो अमानाई को ढूंढ रहा होता है, तभी उसके सामने एक शिकिगामी यूजर आता है। वो गेटो की कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक को देखकर सोचता है कि गेटो जरूर हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कमजोर होगा, इसलिए वो गेटो को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हराने की कोशिश करता है, पर गेटो उसे हरा देता है। अमानाई गोजो को एक चैपल में मिलती है, जहाँ क्लास की बाकी की लड़कियां गोजो को देखकर पागल हो जाती है। गोजो अमानाई को वहाँ से लेकर जा रहा होता है, पर उन्हें एक आदमी छुपकर देख रहा होता है और उस आदमी पर कुराई अटैक करती है। फिर गेटो आकर उस आदमी को पकड़ लेता है, पर वो आदमी बच निकलता है। गेटो गोजो को फोन पर बताता है, किसी ने रिका के सर पर 30 मिलियन का इनाम रखा है और इनाम की टाइम लिमिट परसों सुबह 11 बजे तक की है। यहाँ पर पहले वाला आदमी और उसके जैसे दिखने वाले 4 लोग गोजो और अमानाई को घेर लेते हैं, तो गोजो अपनी टेक्निक से 2 लोग को खींचकर आपस में टकरा देता है। फिर और 2 लोग उसे मारने आते हैं, पर उनका पंच गोजो पर पड़ने से पहले ही रुक जाता है और गोजो उन्हें पीट देता है। बचे हुए एक आदमी से कहता है, तुम अपने आप के 4 क्लोन्स बना सकते हो और जो क्लोन सुरक्षित जगह पर हो उसे अपनी मेन बॉडी बना सकते हो। तुम्हारी टेक्निक अच्छी है और मेरी टेक्निक का नाम है लिमिटलेस,
मुझ तक कोई भी चीज पहुंचते पहुंचते वो धीमी हो जाती है और अंत में मुझ तक पहुंचने में असफल हो जाती है। दोस्तों, मान लो कि गोजो और उसके एनिमी के बीच कुछ यूनिट्स का डिस्टेंस है और गोजो 0 पर है। जब गोजो और एनिमी के बीच 1 यूनिट का डिस्टेंस होगा, गोजो के लिमिटलेस कट्स टेक्निक के कारण वो 1 यूनिट का डिस्टेंस कहीं अनगिनत छोटे भागों में बंटकर उस डिस्टेंस को कभी ना खत्म होने वाला डिस्टेंस बना देता है, यानी उसे इनफाइनाइट डिस्टेंस में बदल देता है। और जब गोजो अपनी टेक्निक को एम्पलीफाई करता है तब वो डिस्टेंस को घटा भी सकता है। मान लो कि एक गोला जो आसपास की हर चीज को अपने अंदर खींच लेता है। गोजो की बातें सुनकर वो आदमी भागने लगता है। गोजो टेक्निक एम्पलीफिकेशन, जिसका नाम इलैप्स ब्लू है, उसका इस्तेमाल करके वो आदमी को पकड़ लेता है और कर्स रिवर्सल टेक्निक, जिसका नाम रेड है, उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करता है पर फेल हो जाता है। कर्स रिवर्सल रेड टेक्निक इलैप्स ब्लू का ऑपोजिट है। जैसे ब्लू किसी भी चीज को अपने पास खींचता है, वैसे ही रेड किसी भी चीज को दूर ढकेलता है। तभी अमानाई को फोन आता है कि कुराई किडनैप हो गई है। बाद में गेटो कहता है, मेरी लापरवाही के कारण कुराई किडनैप हुई। गोजो कहता है, किडनैपर्स कुराई के बदले अमानाई की मांग या उसे मार देने को भी कह सकते हैं, इसलिए अमानाई को जुजुत्सु हाई भेज देना चाहिए। अमानाई कहती है, कुराई को बचाने के लिए मैं भी तुम लोग के साथ चलूंगी, क्योंकि रिचुअल के पहले मुझे आखिरी बार कुराई से मिलना है। गोजो उसे साथ ले जाने के लिए मान जाता है। बाद में ओकिनावा के बीच पर गोजो, अमानाई, गेटो और कुराई मजे कर रहे होते हैं, क्योंकि किडनैप होने के अगले दिन ही गोजो और बाकी लोग प्लेन से किडनैपर्स की लोकेशन, जो कि ओकिनावा थी, वहां जाकर कुराई को बहुत ही आराम से बचा लिया। कुराई गेटो को बताती है कि उसने सोचा भी नहीं था वो नॉन सॉर्सरर से किडनैप हो जाएगी। गेटो कहता है, कोई बात नहीं, वो एक अचानक किया गया हमला था। और सोचता है अगर वो लोग चाहते थे कि हम लोग पूर्णिमा से पहले जुजुत्सु हाई ना पहुंचे, जिससे रिचुअल ना हो, तो वो लोग किसी और जगह को भी चुन सकते थे जहां पहुंचना मुश्किल हो। गेटो सबको वापस चलने को कहता है। अमानाई वापस चलने की बात सुनकर निराश होती है। उसे देखकर गोजो कहता है, हम सब लोग यहाँ एक और दिन रहेंगे। ये सुनकर अमानाई खुश हो जाती है। गोजो कहता है, कल जब हम लोग वापस जा रहे होंगे तब तक अमानाई पर जो इनाम रखा है वो खत्म हो जाएगा। गेटो कहता है, तुम कल से लिमिटलेस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो, वो भी बिना आराम किए, और आज भी तुम ऐसा ही करने वाले हो। मुझे लगता है हमें आज ही जुजुत्सु हाई चले जाना चाहिए। गोजो कहता है, सब ठीक है और तुम भी तो यहाँ हो। फिर सब लोग एक और दिन मजे करते हैं और पूर्णिमा के दिन जुजुत्सु हाई पहुंच जाते हैं और गोजो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करना रोकते ही फुशिगोरो उसके पीछे तलवार घुसा देता है। और फुशिगोरो याद करता है, जब उसे पता चला था गोजो क्लैन में एक लड़का 6 आइज के साथ पैदा हुआ है, तो वो उसे देखने गया। और ऐसा फुशिगोरो के साथ पहली और आखिरी बार हुआ था कि उसके पीछे खड़े होने पर किसी ने उसे नोटिस किया था। दोस्तों, 6 आइज एक ऐसी टेक्निक है जो इसका इस्तेमाल करता है उसे लड़ाई में एनिमीज के अटैक्स और मूवमेंट्स को बारीकी से समझने में आसानी होती है और एटॉमिक लेवल पर कर्स एनर्जी को कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकता है। तभी गोजो और गेटो फुशिगोरो पर वार करते हैं और गोजो गेटो से अमानाई को टेनगिन के पास ले जाने को कहता है। फुशिगोरो कर्स स्पिरिट को काट कर निकलता है। गोजो देखता है कि फुशिगोरो के हाथ में जो तलवार है वो पहले वाली से अलग है और उसके पास एक कर्स स्पिरिट भी है। फुशिगोरो कहता है, मेरा प्लान था तुम्हारे साथ ही स्टार प्लाज्मा को मारना। गोजो कहता है, बेवकूफ, अमानाई पर जो इनाम था वो हटा दिया गया है। फुशिगोरो जवाब देता है, ना समझ, वो इनाम मैंने ही हटाया था। तुम जैसे शक्तिशाली इंसान से निपटने के लिए मुझे तुम्हें झूठा लक्ष्य देना पड़ा, जैसे किडनैपर्स का ओकिनावा जाना और इनाम पर टाइम लिमिट रखना। अगर मैं टाइम लिमिट नहीं रखता तो तुम रिचुअल पूरा होने तक अपनी टेक्निक बंद नहीं करते। गोजो फुशिगोरो पर वार करता है जिससे वो बच जाता है। गोजो सोचता है फुशिगोरो में कुछ तो अजीब बात है। फिर उसे समझ में आता है कि फुशिगोरो के पास कर्स एनर्जी है ही नहीं, उस पर हेवनली रिस्ट्रिक्शन है, जिसके कारण फुशिगोरो के पास बहुत ही बढ़िया फिजिकल स्ट्रेंथ है पर कर्स एनर्जी नहीं। फुशिगोरो के बहुत ही तेज और कर्स एनर्जी के ना होने के कारण गोजो का उसके मूवमेंट्स पर नजर रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए गोजो उसके आसपास की जगह को इलैप्स ब्लू से साफ कर देता है, जिससे फुशिगोरो उस पर अचानक वार ना कर पाए। पर फुशिगोरो उसे उड़ने वाले कर्स स्पिरिट के झुंड से घेर लेता है। गोजो को लगता है फुशिगोरो उसका ध्यान बटाकर अमानाई को मारने जा रहा है, पर फुशिगोरो उसके पीछे आकर उसे एक स्पेशल कर्स टूल, इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन, जो कि किसी भी कर्स टेक्निक को कैंसिल कर सकता है, से मार देता है। दूसरी जगह गेटो, अमानाई और कुराई मेन हॉल ऑफ टूम्स ऑफ स्टार
जहाँ टेंगेन रहते हैं उस जगह के पास पहुँचने लगते हैं और कुराई अमानाई को कहती है हमारा साथ यहाँ तक का ही था। अमानाई उसे गले लगाकर रोने लगती है। बाद में गेटो और अमानाई उस जगह पहुंच जाते हैं। गेटो कहता है यहाँ से आगे जाओगी तो तुम्हें टेंगेन मिलेंगे, या फिर अगर तुम चाहो तो हम पलटकर वापस कुराई के पास जा सकते हैं। जब हमें टीचर ने ये मिशन दिया था उन्होंने हमें इनडायरेक्टली कहा था कि इस मिशन को करने से हमें पछतावा होगा, और इसलिए हम दोनों ने फैसला किया था अगर तुम ये रिचुअल ना करना चाहो तो हम दोनों तुम्हारा साथ देंगे, चाहे हमें टेंगेन से लड़ना क्यों ना पड़े। अमानाई कहती है मुझे बचपन से ही कहा गया था मैं औरों से खास हूँ, और बचपन से ही अकेले रहने की आदत के कारण मुझे लगा कि एक होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अमानाई रोते हुए कहती है पर मैं अब सबके साथ रहना चाहती हूँ। तभी अमानाई को सर पर गोली लगती है और वो मर जाती है। गेटो फुशिगोरो से पूछता है तुम यहाँ पर कैसे आए। फुशिगोरो कहता है गोजो को मारकर। गेटो ड्रैगन की कट स्पिरिट से फुशिगोरो पर अटैक करता है जिससे वो एक बिल्डिंग में गिर जाता है। गेटो उसके पीछे जाता है। फुशिगोरो उसे बताता है कि स्टार टूम्स और कर्स्ड वेयरहाउस बैरियर के अंदर छुपी हुई जगह है, इसलिए निगरानी के लिए किसी को भी दरवाजे पर नहीं रख सकते और सबसे मुश्किल दरवाजे को ढूंढना था। पर एक बार जब दरवाज़ा मिल जाए तो उसे तोड़ना बहुत आसान था। और साल के इन दिनों सॉर्सरर्स बहुत बिजी होते हैं। मेरे पास कर्स एनर्जी नहीं है तो एक तरह से मैं अदृश्य हूँ, पर समस्या ये है कि मेरे पास जो कर्स टूल है उनमें से कर्स एनर्जी निकलती है जिससे मैं सबकी नज़र में आ जाता हूँ। इसलिए मैं सारे कर्स टूल को एक कर्स स्पिरिट के अंदर रखता हूँ और उस कर्स स्पिरिट की एनर्जी को छुपाने के लिए मैं उसे छोटा बनाकर निगल लेता हूँ, क्योंकि अदृश्य आदमी के अंदरूनी अंग भी तो अदृश्य होंगे ना। इससे मैं बैरियर के अंदर आराम से कर्स टूल लेकर चल सकता हूँ। गेटो पूछता है तुम्हें टूम्स ऑफ स्टार का गेट कैसे मिला। फुशिगोरो कहता है हेवनली रिस्ट्रिक्शन की वजह से मेरे सेंसेस बहुत स्ट्रांग है, उस कारण मैं तुम लोगों की महक और पैरों के निशान से यहाँ पर पहुँच पाया। गेटो पूछता है क्या तुम्हें रास्ते में एक औरत मिली थी। फुशिगोरो कहता है मेड मिली थी, पर अब तक शायद वो मर गई होगी। ये सुनकर गेटो गुस्सा हो जाता है और उस पर ड्रैगन से अटैक कर देता है। फुशिगोरो उस ड्रैगन को काट देता है और बाकी कर्स स्पिरिट्स को भी। फुशिगोरो के पास जो कर्स स्पिरिट होती है गेटो उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है, पर फुशिगोरो लगातार उस पर तलवार से वार करता है, पर उसे जान से नहीं मारता क्योंकि उसे नहीं पता गेटो के मरने के बाद उसके अंदर की कर्स स्पिरिट्स का क्या होगा, इसलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहता। फिर वो अमानाई की लाश को स्टार रिलीजियस ग्रुप के एग्जीक्यूटिव के पास ले जाता है। फुशिगोरो के काम से एग्जीक्यूटिव बहुत खुश होता है और उसे ज्यादा पैसे देने का वादा करता है, पर मीडिएटर ज्यादा पैसे देने की बात पर आपत्ति जताता है क्योंकि फुशिगोरो के कारण पहले ही बहुत पैसे खर्चा हो चुके हैं। एग्जीक्यूटिव बताता है कि हम लोगों ने मांग की थी स्टार प्लाज्मा की मौत, पर हमने सोचा भी नहीं था ये पॉसिबल होगा। और एग्जीक्यूटिव आगे बताता है कि हम लोग नारा पीरियड से हैं, जब बौद्ध धर्म जापान में फैल रहा था। मास्टर टेंगेन ने जुजुत्सु सॉर्सरर जो कि उस वक्त का माइनॉरिटी ग्रुप था उसका साथ दिया, पर जुजुत्सु सॉर्सरर्स और धार्मिक संस्थाओं का एक साथ रहना मुश्किल हो रहा था, जिससे हमारा स्टार रिलीजियस ग्रुप का जन्म हुआ। हम लोग नॉन सॉर्सरर्स हैं जो मास्टर टेंगेन की वर्शिप करते हैं, उन्हें किसी इम्प्योर जैसे कि इंसान से एक होने देने को गुनाह मानते हैं। अगर हम एक होने के रिचुअल को रोकने की कोशिश करेंगे तो सॉर्सरर्स हमें मिटा भी सकते हैं, और अगर कुछ नहीं करेंगे तो इस ग्रुप को चला नहीं पाएंगे। पर अब जबकि हमारे हाथ बड़ी जीत लगी है तो ज्यादा पैसे तो देना बनता है। फिर फुशिगोरो जा रहा होता है और उसके सामने गोजो आता है और उसे बताता है कि जिस पल फुशिगोरो ने कर्स टूल उसके गले में घुसाया तभी उसने लड़ना छोड़कर अपना पूरा ध्यान कर्स रिवर्सल टेक्निक को एक्टिवेट करने में लगाया। दोस्तों, कर्स एनर्जी नेगेटिव एनर्जी होती है जो कि शरीर को ताकतवर बना सकती है, पर शरीर को रीजनरेट यानी शरीर के हिस्सों को फिर से नहीं बना सकती, जो कि सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी कर सकती है। पॉजिटिव एनर्जी दो तरह की नेगेटिव एनर्जी को आपस में मल्टीप्लाई करने से बनती है, जिससे बॉडी पार्ट्स रीजनरेट हो सकते हैं और उसे कर्स रिवर्सल टेक्निक भी कहते हैं। गोजो आगे बताता है कि ये टेक्निक सुनने में आसान लगती है, पर वो ये टेक्निक पहले नहीं कर पाता था, लेकिन मरने से ठीक पहले उसने कर्स एनर्जी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर महारत पा ली है। फुशिगोरो गोजो से स्पेशल कर्स टूल से लड़ता है। गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक रेड यूज करता है, जिससे फुशिगोरो दूर जाकर गिर जाता है। फुशिगोरो गोजो की तीनों टेक्निक लिमिटलेस, लैब्स ब्लू और रेड के बारे में सोचता है और खुद को उनका सामना करने के लिए तैयार करता है। फिर वो गोजो पर अटैक करता है। गोजो उन अटैक से बचते हुए अमानाई से माफी मांगता है कि वो उसकी मौत पर गुस्सा नहीं है, क्योंकि उसे इस समय सारी दुनिया बहुत अच्छी लग रही है और वो अभी किसी से नफरत नहीं करता। गोजो कहता है धरती और आकाश पे सिर्फ मेरा राज है और अपने
अपने आप से कहता है परिवार में जो जनरेशन से कर्ज टेक्निक पास की जाती है उसका फायदा ये होता है कि उसे कैसे इस्तेमाल करना है बताया जाता है, पर उसका नुकसान ये होता है कि उस टेक्निक के बारे में दूसरों को भी पता चल जाता है। तुम जेनिन क्लैन से हो इसलिए तुम लिमिटलेस के बारे में इतने अच्छे से जानते हो, पर अब जो मैं करने वाला हूँ उसके बारे में गोजो क्लैन में भी बहुत कम लोग जानते हैं। फिर गोजो इलैप्स ब्लू और रिवर्सल रेड दोनों की इन्फिनिटीज को आपस में टकराता है। उस टकराव से इमेजिनरी मास रिलीज होता है जिसका नाम हॉलो पर्पल है। इस अटैक से फुशिगोरो के बाएं ओर का हिस्सा नष्ट हो जाता है। फुशिगोरो सोचता है मैं फ्री में नहीं लड़ता ये कहकर यहाँ से जा सकता था, पर मेरे सामने जो इंसान था उसने लिमिटलेस कर्स टेक्निक का फुल पोटेंशियल अनलॉक कर लिया था, जिससे वो आज के युग का सबसे ज्यादा ताकतवर सॉर्सरर बन गया। पर मेरा मन इसे मानना नहीं चाहता था। मैं जेनिन क्लैन जिसने मुझे रिजेक्ट किया और जुजुत्सु सोसाइटी से खुद को उन सबसे बेहतर साबित करना चाहता था, पर मैं तब ही हार गया जब मैंने कुछ ऐसा करना चाहा जो मैं आमतौर पर नहीं करता। गोजो पूछता है जाने से पहले कुछ कहना चाहोगे? फुशिगोरो कहता है कुछ समय के बाद मेरा बेटा जेनिन क्लैन को बेच दिया जाएगा, तुम जो चाहो वो करो। फिर फुशिगोरो मर जाता है। बाद में गेटो एक हॉल में जाता है और देखता है कि गोजो अमानाई की लाश को लेकर आ रहा है और सारे लोग खुश होकर तालियां बजा रहे हैं। गोजो गेटो से कहता है ये सब मेरी वजह से हुआ और आगे पूछता है क्या हम इन सबको मार दें? गेटो कहता है इसका कोई फायदा नहीं है, ये सब बस सपोर्टर्स हैं, असली अपराधी पहले ही भाग गए होंगे। एक साल बाद शोको और गेटो एक साथ गोजो पर पेंसिल और रबर फेंकते हैं, पर सिर्फ रबर ही गोजो से टकराता है और पेंसिल रुक जाती है। गेटो कहता है तुम्हारी टेक्निक ने अपने आप ही टारगेट को चुन लिया। गोजो कहता है हाँ, पहले मुझे खुद ही टारगेट को चुनना पड़ता था, पर अब मेरी टेक्निक टारगेट्स को अपने आप ही सेलेक्ट कर लेती है। अब वो किसी भी ऑब्जेक्ट का खतरे का लेवल उसके कर्स एनर्जी, शेप और स्पीड से पहचान सकता है। इससे मैं लिमिटलेस टेक्निक को पूरे वक्त चालू रख सकता हूँ, वो भी कम रिसोर्सेस को यूज करके। शोको कहती है इससे तो तुम्हारा दिमाग जल जाएगा। गोजो कहता है मैं कर्स रिवर्सल टेक्निक को भी पूरे वक्त चालू रख सकता हूँ, जिससे मैं हर समय अपने दिमाग को हील कर रहा हूँ और इसके लिए कर्स एनर्जी को भी खुद ही जनरेट कर रहा हूँ। गेटो अपने आप से कहता है गोजो अब सबसे ताकतवर सॉर्सरर बन गया है और वो अब अपने सारे मिशन अकेले ही करता है। शोको को कभी खतरनाक मिशंस पर नहीं भेजा जाता और इसलिए मुझे ज्यादातर मिशंस अकेले ही करना पड़ता है। उन गर्मियों के दिनों काम बहुत था, शायद पिछले साल हुए लगातार डिजास्टर्स के कारण कर्स पीरियड्स कीड़ों की तरह बढ़ गए थे। बार बार मैं उन्हें एक्सरसाइज और अब्जॉर्ब करते रहता हूँ। मेरे अलावा और कोई नहीं जानता कर्स पीरियड्स का स्वाद कैसा होता है। वो ऐसा होता है जैसे उल्टी साफ किए गए कपड़े को निगलना। पर मैं ये किसके लिए कर रहा हूँ? उस दिन जो कुछ भी मैंने देखा वो नया नहीं था, वो भीड़ का घटियापन था जिसे मैं अच्छे से समझता हूँ और इसलिए लोगों की मदद करने के लिए मैं जुजुत्सु सॉर्सरर बना। बाद में गेटो और हाइबारा नाम का लड़का बात कर रहे होते हैं और तभी वहाँ एक लड़की गेटो से बात करने आती है। वो अपना नाम युकी सुकुमो बताती है और एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है। गेटो कहता है मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। ये सुनकर युकी खुश होकर कहती है हाँ बोलो तुमने क्या सुना है मेरे बारे में? गेटो कहता है तुम वो स्पेशल सॉर्सरर हो जो कुछ भी काम की नहीं है, क्योंकि तुम कोई मिशन एक्सेप्ट नहीं करती और दूसरे देशों में फिरते रहती हो। ये सुनकर युकी का मूड ऑफ हो जाता है और वो कहती है मुझे जुजुत्सु काई के काम करने का तरीका पसंद नहीं, वो बस बीमारी के सिम्टम्स का इलाज करते हैं, असल बीमारी का नहीं। मैं कर्स पीरियड्स का शिकार करने की जगह एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती हूँ जहाँ कर्स पीरियड्स ना हो। ये सुनकर गेटो उसे हैरानी से देखता है और युकी उससे पूछती है क्या तुम्हें पता है कर्स पीरियड्स क्या होते हैं? गेटो कहता है जो कर्स एनर्जी इंसानों से निकलकर इकट्ठा होती है उससे कर्स पीरियड्स बनती है। युकी कहती है इसलिए दुनिया को कर्स पीरियड से मुक्त करने के दो रास्ते हैं। पहला पूरे मनुष्यों में से कर्स एनर्जी को खत्म करना, दूसरा सभी इंसानों का कर्स एनर्जी पर नियंत्रण कर पाना। मुझे लगा पहला वाला रास्ता काम करेगा, जिसका मैंने परफेक्ट मॉडल भी ढूंढ लिया था। टोजी फुशिगोरो सिर्फ वही एक इंसान था जिसके पास कोई कर्स एनर्जी नहीं थी, पर वो कर्स पीरियड्स को अपने पांचों सेंसेस से महसूस कर सकता था। कर्स एनर्जी खोने के बदले उसके शरीर पर कर्सेस का कोई असर नहीं होता था। युकी आगे कहती है तुम्हें पता है जुजुत्सु सॉर्सरर्स से कर्स पीरियड्स नहीं बनते, क्योंकि सॉर्सरर्स कर्स एनर्जी का इस्तेमाल कर्स टेक्निक और डोमेन एक्सपेंशन में करते हैं। अगर सब सॉर्सरर्स बन जाए तो कर्स पीरियड्स नहीं होगी। गेटो कहता है अगर सब नॉन सॉर्सरर्स को मार दे तो तब भी कर्स पीरियड्स ना होगी। युकी कहती है तुम सही कह रहे हो, पर क्या तुम नॉन सॉर्सरर्स से नफरत करते हो? गेटो कहता है मेरा मानना था सॉर्सरर्स इसलिए होते हैं कि वो नॉन सॉर्सरर्स की रक्षा करें, पर अब मेरी सोच नॉन सॉर्सरर्स को लेकर बदलने लगी है।
है। मेरे मन का एक हिस्सा उनसे नफरत करता है और दूसरा हिस्सा उसे ऐसा करने से रोक रहा है। मुझे नहीं पता इन दोनों में से मैं सच में क्या करना चाहता हूँ। यूकी कहती है, इन दोनों में से अभी तुम कुछ नहीं चाहते, ये दोनों बस पॉसिबिलिटीज है और इनमें से किसे चुनना है तुम पर है। आज के बाद जो होगा उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम क्या चाहते हो। बाद में एक मिशन के दौरान हाइबरा की मौत हो जाती है, जिससे गेटो बहुत निराश हो जाता है। फिर वो भी एक मिशन पर जाता है और देखता है कि गांव के कुछ लोग दो छोटी लड़कियों को वहां हुए हादसे का जिम्मेदार ठहराते हैं और उन लड़कियों के साथ बुरा बर्ताव कर रहे होते हैं, जबकि हादसे की असली जिम्मेदार जो कर्स स्पिरिट थी उसे गेटो ने पहले ही निपटा दिया था। गांव वालों की उन लड़कियों के लिए नफरत को देखकर गेटो नॉन सॉर्सरर से और नफरत करने लगता है। फिर वो सारे गांव वालों को मार देता है, जिससे जुजुत्सु हाई की अथॉरिटीज उसे पकड़कर मार देने को कहते हैं। कुछ दिन बाद गेटो शोको से मिलने आता है। शोको गोजो को भी वहां बुला लेती है। गोजो गेटो से पूछता है, ये क्या पागलपन है? तुम एक दुनिया बनाना चाहते हो जहां नॉन सॉर्सरर्स ना हो? तुम जानते हो कि सारे नॉन सॉर्सरर्स को मारना इम्पॉसिबल है। गेटो कहता है, पर तुम ऐसा कर सकते हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जो मैं कर रहा हूँ वो पागलपन नहीं लगता। मैं अब अपनी जिंदगी का लक्ष्य जान गया हूँ और मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा इसे हासिल करने में। ये कहकर गेटो वहां से चला जाता है। बाद में गोजो डिसाइड करता है सिर्फ उसके ताकतवर होने से काम नहीं चलेगा, दूसरों को भी ताकतवर बनाना पड़ेगा। फिर वो मेगुमी से मिलता है और उसे बताता है उसके डैड ने उसे जेनिन क्लैन को बेच दिया है और कुछ साल बाद जेनिन क्लैन के लोग उसे ले जाएंगे। मेगुमी कहता है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरी बहन का क्या होगा? क्या वो खुश रहेगी? गोजो कहता है नहीं। ये सुनकर मेगुमी निराश होता है। गोजो उसे कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। दूसरी जगह गेटो स्टार रिलीजियस ग्रुप के जैसे एक ग्रुप का लीडर बन जाता है, कर्ड स्पिरिट्स और पैसे जमा करने के लिए। बाद में नोबारा, मेगुमी और यूजी गोजो को नींद से उठाते हैं। फिर यूजी नोबारा और मेगुमी से उसके साथ मूवी देखने चलने को कहता है, पर मेगुमी मना करके वापस जुजुत्सु चला जाता है। नोबारा यूजी से पूछती है मूवी किस बारे में है। यूजी बताता है वो एक लड़के की लव स्टोरी के बारे में है, जिसे एक पागल साइंटिस्ट ने केचुआ इंसान बना दिया और साइंटिस्ट के चंगुल से निकलकर वो एक लड़की से मिलता है और दोनों भी प्यार में पड़ जाते हैं, पर कुछ लड़के उसे मार देते हैं। ये सुनकर नोबारा कहती है उसे ऐसी घटिया मूवी नहीं देखना है और वो शॉपिंग करने निकल जाती है, पर उसे एक अनजान लड़की फॉलो करती है। दूसरी जगह टोडो और मेमे जुजुत्सु हाई के हायर अप से पांडा, मेगुमी, माकी, जेनिन, नोबारा और यूजी को सेकंड ग्रेड सॉर्सरर से फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर बनाने के लिए उनके नाम रेकमेंड करते हैं, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर बनने के लिए उस सॉर्सरर का नाम कम से कम 2 फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर्स के द्वारा रेकमेंड किया जाना चाहिए। तब उस सॉर्सरर को कुछ मिशंस एक फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर के अंडर पूरे करने होंगे, जिससे उस सॉर्सरर को सेमी फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर बना दिया जाएगा। फिर उसे अकेले ही एक फर्स्ट ग्रेड लेवल मिशन पूरा करना होगा, जिसके बाद वो फाइनली फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर बन जाएगा। टोडो मे से कहता है, एक बार यूजी फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर बन जाए तो मैं और यूजी साथ में मिशंस पर जाएंगे। मे कहती है, रेकमेंड करने वाले और रेकमेंड होने वाले साथ में मिशंस पर नहीं जा सकते। ये सुनकर टोडो शॉक हो जाता है और यहाँ पर एक अनजान लड़की नोबारा से कहती है उसे कुछ बात करनी है। वो अपना नाम यूको ओजावा बताती है। फिर वो नोबारा को अपनी और यूजी की फोटो दिखाती है जिसमें वो मोटी थी। नोबारा ये देखकर हैरान होती है। यूको उसे बताती है कि वो यूजी को पसंद करती है और पूछती है, क्या तुम भी यूजी को पसंद करती हो? नोबारा कहती है नहीं। ये कहने के बाद उसे कुछ अजीब सा फील होता है और वो वहाँ मेगुमी को फोन कर बुला लेती है और उसे सारी बात बताती है। फिर पूछती है क्या यूजी की गर्लफ्रेंड है। मेगुमी बताता है कि यूजी सिंगल है, क्योंकि जब उसे अचानक टोक्यो शिफ्ट होना पड़ा तो वो सैड नहीं था और उसके रूम में एक्ट्रेस का पोस्टर है। जिसकी गर्लफ्रेंड हो वो ऐसे पोस्टर्स नहीं लगाते। ओजावा मेगुमी से पूछती है यूजी को किस तरह की लड़कियां पसंद है। वो कहता है यूजी को लंबी लड़कियां पसंद है। ये सुनकर दोनों भी खुश होती है और नोबारा यूजी को वहाँ बुलाती है। यूजी के वहाँ आने पर नोबारा को याद आता है उसने यूजी को नहीं बताया कि ओजावा पतली हो गई है और अगर अब यूजी ओजावा को नहीं पहचान पाया तो ओजावा को बहुत बुरा लगेगा, पर यूजी ओजावा को पहचान लेता है, जिससे मेगुमी और नोबारा बहुत इम्प्रेस होते हैं। ओजावा याद करती है कि स्कूल के डेज में जब उसने सुना था कि यूजी के दोस्त यूजी से पूछ रहे होते हैं कि उसे क्लास में कौन सी लड़की पसंद है, तो उसने ओजावा का नाम लिया और रीजन ये बताया कि ओजावा के खाने का तरीका और उसकी हैंडराइटिंग उसे अच्छी लगी और तब से ओजावा को यूजी अच्छा लगने लगा, क्योंकि यूजी ने उसकी वो क्वालिटीज देखी जो वो खुद नहीं देख पाई। और अब जबकि वो पतली हो गई है वो सोचती है कि ये अच्छा मौका
मौका है यूजी को अपनी फीलिंग्स बताने का, पर वो ऐसा नहीं करती है क्योंकि ऐसा करने से उसमें और जो लोग जिससे वो नफरत करती है उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा, इसलिए वो बिना अपनी फीलिंग्स यूजी को बताए चले जाती है। मेगुमी कहता है कम से कम अगर वो दोनों आपस में नंबर एक्सचेंज कर लेते तो अच्छा होता। नोबारा कहती है सब ठीक है, ओजावा मेरे टच में है और आज मुझे भी अपनी फीलिंग्स के बारे में पता चला कि मेरे रिलेशनशिप में जाने से पहले यूजी रिलेशनशिप में नहीं जा सकता। बाद में ओटाहिमे गोजो की कई बातें याद करती है जिसमें वो उसे बताता है कि जुजुत्सु हाई में से कोई है जो कर्ड स्पिरिट्स की मदद कर रहा है इंफॉर्मेशन लीक करके, और गोजो ओटाहिमे को पता लगाने को कहता है कि कहीं वो आदमी क्योटो हाई से तो नहीं है। तभी वहाँ मेगुमी, नोबारा और यूजी आते हैं। ओटाहिमे उन्हें बताती है कि उसे लगता है कि इंफॉर्मेशन लीक करने वाला आदमी मेकामारू है। फिर वो लोग वहाँ जाते हैं जहाँ मेकामारू की रियल बॉडी है, पर मेकामारू वहाँ से पहले ही जा चुका होता है, जिससे ये पक्का हो जाता है मेकामारू ही वो आदमी है। दूसरी जगह मेकामारू के पास माहितो और गेटो आते हैं क्योंकि मेकामारू ने उनके साथ सौदा किया था कि वो उन्हें इन्फॉर्मेशन देगा, बदले में उसके शरीर को माहितो ठीक करेगा और वो क्योटो के किसी भी स्टूडेंट को चोट नहीं पहुंचाएंगे। और दोनों भी अपने वादे निभाए इसलिए पैक किया था। पैक एक अनब्रेकेबल प्रॉमिस है, अगर कोई पैक तोड़ता है तो उनके साथ बहुत बुरा होता है। माहितो गेटो से मेकामारू को मार देने को कहता है, पर गेटो पहले मेकामारू को ठीक करके अपने पैक को पूरा करने को कहता है और माहितो उसे ठीक कर देता है। तभी मेकामारू ढेर सारे कर्स पपिट से उस पर अटैक करता है, फिर एक विशाल रोबोट में बैठता है और सोचता है कि जीतने का एक ही रास्ता है, गोजो को कांटेक्ट करके बताना कि शिबुया में क्या होने वाला है और गोजो को यहाँ बुलाना जिससे वो माहितो और गेटो को संभाल ले। पर गेटो ने उस जगह वेल डाल दी है जिससे गोजो को कांटेक्ट करना मुमकिन नहीं है, इसलिए मेकामारू खुद ही माहितो और गेटो को मारने के लिए तैयार होता है क्योंकि उसे माहितो के लड़ने का स्टाइल पता है और जितने साल मेकामारू बंदी था उतने साल की कर्स एनर्जी उसके पास जमा है। मेकामारू माहितो पर अल्ट्रा कैनन नाम का अटैक करता है जिसकी पावर मेकामारू के 1 साल की कर्स एनर्जी होती है। दोस्तों आगे की कहानी हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया।